प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आऊँ हाँ असद मुमताज़ नाज़रीन तोशाखाना केस में अज PTI बानी बुशरा बीबी के तमाम वडो रिलीफ मिली वो है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में PTI बानी के बुधायल सज़ा मुअत्तल कंदे ज़मानत आज़ाद करण जो हुक्म दिनो है। इन अॻु में रावलपिंडी की एहतसाब अदालत इन केस में PTI बानी बुशरा बीबी के 14 साल सज़ा 10 साल नाहिल करार ॾियण जो हुकुम जारी किया हो। अॼु के प्रोग्राम जी में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जजनि वारे मामले ते हाणे चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस वठी छॾियो आहे ऐं 7 रुकनी लार्जेस्ट बेंच जेका आहे इन जी ॿुधणी कंदी। उन खां अॻु में हुकूमत जेका इंक्वायरी कमीशन जोड़ी हुई ऐं जस्टिस रिटायर तसदुक़ जिलानी खे उन कमीशन जो सरबराह कयो। जस्टिस रिटायर तसदुक़ जिलानी इन कमीशन जे सरबराह थियण खां माज़रत बाद अॼु चीफ जस्टिस इहो नोटिस पिणु वरितो आहे। इन ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे यासीन आज़ाद साहब, कंहिं तरफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब, मुमताज़ कानूनदान आहिनि, आलमी तौर परॾेही मामले ऐं कानूनी मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो सीनियर साफ़ी ऐं तजनिगार जनाब मियाँ ताहिर साहब। यासीन आज़ाद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो सो मोटो नोटिस आज चीफ जस्टिस साहब ने लिया है 3 दिन के बाद, तो क्या आप समझते हैं कि ये पहले लेना चाहिए था? और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने अगर माजरत तो कर दी है उनकी, तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया है और अब आपको ये मामला कहाँ जाते हुए नज़र आ रहा है? यासीन साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा, यासीन आज़ाद साहब सां असांजो राब्तो कोन थियो आहे। जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां यासीन साहब खां वठंदासीं। ख्वाजा नवीद साहब असांखे जॉइन कयो। ख्वाजा साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? बहुत जबरदस्त आ रही है सर। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि ये जो सो मोटो आज लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, कैसे देख रहे हैं? अब ये मामला आपको कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है और क्या अब ये नौबत भी आएगी कि ये जो 6 जजेस हैं इनको अदालत में बुलाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा? चीफ जस्टिस साहब का बहुत अच्छा फैसला है सो मोटो एक्शन लेने का। पहले दिन ही चीफ साहब को यही करना चाहिए था और असल में सबका मुतालबा भी यही था। इतने बड़े मामले को चीफ साहब खुद देखें, उनका बेंच देखे। ठीक है। तो खत लिखने का मकसद भी आई थिंक पूरा हो गया। वो 6 जज भी यही चाहते थे कि चीफ जस्टिस साहब अपनी पावर इस्तेमाल करें, जो कि उन जजों के साथ ज्यादतियां हो रही थी। तो वो चाहते थे कि उनके ग्रीवेंसेस जो है कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे रिड्रेस हो, तो वो ग्रीवेंसेस उसी लेवल पे रिड्रेस होंगे। और अभी बहुत ही अच्छा किया है चीफ जस्टिस साहब ने, मुबारकबाद के मुस्तहिक है, बहुत आला किया है। ठीक है ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें यासीन आज़ाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं यासीन साहब से कमेंट लेता हूँ, फिर दोबारा आपके पास आता हूँ। यासीन साहब, कैसे देख रहे हैं अब ये जजेस का मामला? 7 रुकनी बेंच बन गया और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो जवाब दिए हैं माजरत के लिए, आपको लगता है कि TRO जो वहाँ पे TORs थे और फिर जो वहाँ पे जो जिन इश्यूज़ को उठाया गया था खत में, वहाँ पे भी डिफरेंस था, तो फिर अब आपको ये मामला कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए सर, पहली बात यह है कि जब इस 6 जज साहिबान ने जो खत लिखा था जी, तो वो लेटर जब मिला तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और फुल कोर्ट मीटिंग में करने के बाद कोई एलामिया जारी नहीं किया। उसके नेक्स्ट डे जो है प्राइम मिनिस्टर का डेलीगेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिला, जिसमें सीनियर कानूनी जज भी शामिल थे। इनके दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात रही और उस मुलाकात के ख़त्म होने के बाद दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई और फिर उस दिन एलामिया जारी किया गया। और एलामिया में ये कहा गया कि किसी भी सूरत में हम अदलिया की आज़ादी पे किसी किस्म की कोई रुकावट या इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि शायद जिसने प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात हुई, उस दिन मुमकिन है कि इनके दरमियान कमीशन पे इत्तेफाक राय हुआ हो, लेकिन वो मामला इत्तेफाक न। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने जो कमीशन बनाया, कमीशन के मुताबिक ये कहा गया कि ये कमीशन हम बना रहे हैं जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग के बाद हम ये कमीशन बना रहे हैं। और पहले दिन जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी जो साबिक़ चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट को वेलकम किया और अप्रिशिएट भी किया।
जहाँ तक TOR का ताल्लुक है, अगर उसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंसेस है भी, वो गवर्नमेंट को लिख सकते थे कि भाई इनके निकात में मैं किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। लेकिन आज दिन को जो सूरत सामने आई वो ये थी कि इमीडिएटली पता ये चला कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट की और 7 मेंबर्स की वो बेंच है। तो उसके बाद तसद्दुक़ गिलानी साहब की तरफ से ये खबर चली कि उन्होंने कमीशन की सरबराही कबूल करने से मना कर दिया, माजरत कर ली। बात लोग रंग ये देते हैं कि तकरीबन 300 वकीलों ने दस्तखत करके दिया था, उसका इम्प्रेशन ये निकला। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि 300 वकीला का जो वो टीम है जिनके मतलब कहा कि उन्होंने दस्तखत करके दिया, उसमें बार के नुमाइंदे शामिल नहीं है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बार मौजूद है, पाकिस्तान बार काउंसिल मौजूद है, हाई कोर्ट की बार मौजूद है, तमाम मामला अपनी जगह पे मौजूद हैं। मैं इस पॉइंट से तो एग्री नहीं करता, इस वजह से ये हुआ। लेकिन मेरे नज़दीक जन को भी मैंने ये बात कही थी कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर ली, उसके बाद जस्टिस तसद्दुक़ गिलानी साहब के लिए बैरिस्टर कमीशन के हेड के काम करना शायद मुश्किल हो गया था, क्योंकि पैरेलल कमीशन भी चलेगा और लार्जर बेंच भी चलेगी, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर यासीन आज़ाद साहब अब तो खैर कमीशन तो अब खत्म होते ही नजर आ रही है, मैं भी कोई और जज साहब इसको ना ले, लेकिन क्या इस पे सर अब क्या जो सो मोटो चीफ जस्टिस साहब ने लिया है, तो अब ये जज साहब वहां जाएंगे, इनको बुलाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा? नहीं, देखें, यह तो डिपेंड करता है बुध को जब लार्जर बेंच 11:30 बजे बैठेगी जी, तो पहले दिन की जो प्रोसीडिंग होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। मेरा जाती जो ख्याल है उसमें ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, क्योंकि जो एलिगेशन हमारे ऑनरेबल 6 जजेस ने लगाए हैं जी, उनको अगर आपने साबित करना है तो फिर आपको कोई ऐसा कमीशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद बना ले जी, वो एविडेंस रिकॉर्ड करे। पहले ऑनरेबल 6 जजेस जो हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो इल्जामात उन्होंने अपने खत के अंदर लगाए हैं जी सर, क्या वो उनको साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और साबित करने के लिए चूंकि बर्डन उनसे आ गया, अगर वो ये साबित कर देते हैं कि फलां इदारे के लोगों ने वक्तन फक्तन हमारी मुदाखलत की, तो फिर मामला आ जाएगा उन लोगों पे जिन्होंने इस मामले में मुदाखलत की। वहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर वो साझेदारों के लोग हैं तो क्या डायरेक्ट एक्शन लेंगे या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस मामले को उनको रिकमेंड करेगा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें? तो ये डिपेंड करता है एविडेंस पे। क्या कर रही हूँ करना मुझे आता नहीं है, मैं तो मेरिट की बात करता हूँ जी सर, क्योंकि आज मैं अगर कोई इल्जाम लगाता हूँ तो बर्डन मुझ पे है। और ये एक हकीकत है कि जहाँ तक अदलिया की आज़ादी का ताल्लुक है, वकला बरादरी ने तो हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ भी दी, सारा कुछ भी किया। लेकिन आप खुद मुझे भैया बता दें कि कौन से दौर में मुदाखलत नहीं है? सही और आप ये देख लें कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जो मामला आया जी सर, उन्होंने तो इदारे के हेड का नाम दिया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इदारे का हेड को बुलाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट भी गया, उन्होंने तहरीर से जवाब दे दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करके जो उनकी बरतरफी थी शौकत सिद्दीकी साहब को उसको नजर डिक्लेयर कर दिया इलीगल। उसके बाद वो बेनिफिट मिल गए क्योंकि वो 62 साल की उम्र अपनी मुकम्मल कर चुके थे। यासीन आज़ाद साहब एलिगेशन देखें, मैं एक बात जी प्लीज क्या साबका चीफ जस्टिस जिन्होंने भट्टो साहब का केस चलाया, क्या उन्होंने अपनी किताब के अंदर, अपनी इंटरव्यू के अंदर इस बात का इतराफ नहीं किया कि हमें भी जान प्यार होती है, बाज़ हमें भी चीजें कहते हैं, इंटरफेरेंस तो शुरू से है। लेकिन अब ये मामला एक ज्यादा सीरियस इसलिए हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज सामने आए तहरीर की तरफ से, तो अब ये मामला सारा चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। बिल्कुल सही, हमें बहुत तक इंतजार करना पड़ेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले दिन की प्रोसीडिंग में क्या करते हैं। यासीन साहब ये जो सोमोटो सर आज जो ये सोमोटो लिया गया, तो क्या आप समझते हैं कि इसका दायरा कार फकत इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की 6 जजेस तक महदूद रहेगा
या फिर अब इसमें और जजेस और दीगर इसका दायराकार बढ़ाते हुए जैसे शौकत सिद्दीकी से लेके और फिर भुट्टो केस और फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री तक भी हो सकता है? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर माजी के मामला को भी ले लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माजी के मामला को अगर लेते भी हैं, इस तरह भट्टो साहब के रेफरेंस पर आपने फैसला किया तो हमें क्या मिल गया? सिर्फ ये पता चल गया कि हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत था, उनको सजा गलत हुई, लेकिन उसका इजाला तो नहीं हो रहा ना किसी चीज का। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सूरत क्रिएट हो रही है इसकी वजह से हमारे इदारों के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाव नजर आ रहा है। ठीक, मेरा अपना जाती वीडियो है कि जो हमारी बुक है, सब्ज अलारी बुक है, उसके अंदर जो तरीकाकार दिया हुआ है उसके मुताबिक हर इदारे के अपनी आईनी हदूद मुकर्रर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि आइन के अंदर जो हदूद दिए गए हैं उन पे अमल करने के लिए जो है ना आप अमल करें, लेकिन क्योंकि ये मामला अब चला गया सुप्रीम कोर्ट में, लार्जर बंद बनेगी, लार्जर बंद से किस लाइन ऑफ एक्शन पे जाती है इसके मतलब फिलहाल कोई करना मेरे लिए काफी मुश्किल। यासीन साहब बिल्कुल लास्ट में सर ये बताइएगा कि एक और अहम केस है, वो तोशाखाना केस में आज पीटीआई बानी और बुशरा बीबी की सज़ा मअतल हुई है, तो क्या आप समझते हैं सर हुकूमत अब इसको हाई कोर्ट में तो मअतल कर दी, अब क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी सर इसको? सर देखें, जब किसी कोर्ट के अंदर अपील दाखिल हो जाती है तो इनिशियल स्टेज पे भी अगर हाई कोर्ट चाहता तो इस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता था, राइट जी। कौन साहब क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है कि सेक्शन 426 सीआरपीसी में यह पावर हर जज को हासिल है जी सर, कि वो जब कोई सेंटेंस हो जाती है तो उस आर्डर को टेम्परेरी सस्पेंड करते हैं। सस्पेंशन का मतलब हरगिज नहीं है कि वो इक्विटल हो गया जी, वो तो अपील चलेगी, कल अपील में क्या फैसला होता है, उनकी सजा बरकरार रहती है, ये बरी होते हैं, ये बात की बात है। लेकिन अगर इस बेल के बाद भी जो अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दी है सेंटेंस जब सस्पेंड हो गई तो इसके बावजूद बानी पीटीआई जो है फिर भी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आप साइफर केस का कोई फैसला नहीं कराएंगे, उनकी 10 साल की सजा है उसके अंदर, तो उस वक्त तक तो वो बाहर आ नहीं सकते, या और कोई क्रिमिनल केस अगर उनका पेंडिंग है तो तभी वो बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन जहां आपने बानी पार्टी को रखा हुआ है पीटीआई के हैं, तो कहता हूँ बड़े आराम से बैठे हुए हैं, बड़ी आराम की जगह है जी, मजे के खाने आपको मिलते हैं, मजे की सहूलतें आपको हैं, अच्छी सहूलतें मुझे भी दें, मैं भी बैठने के लिए जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने अपना सां ॻाल्हाए रहियासीं ॿिनि अहम तरीन इशूज़ ते। पहिरियों इशू इहो त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे 6 जजनि वारे मामले ते अॼु चीफ जस्टिस उन जो सोमोटो नोटिस वठी छॾियो आहे ऐं 7 रुकनी लार्जेस्ट बेंच जेका आहे उहा जोड़ी वई आहे। सुभाणे उहा इन मामले जी ॿुधणी कंदी। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे जॾहिं ॿुधणी थींदी त पोइ ख़बर पवंदी त इन जी जेके हद आहे इन केस जी उहा फ़क़ति इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा 6 जजनि या इन जो दायराकार जेको आहे उहो वधायो वेंदो ऐं पोइ उन जा TORs बि ज़ाहिर आहे उहो ॿुधाया वेंदा। ऐं ॿियो अहम तरीन केस इहो आहे त तोशाखाना केस में अॼु बानी पीटीआई ऐं बुशरा बीबी जी सज़ा जेका आहे उहा मअतल थी चुकी आहे। इन खां अॻु में रावलपिंडी जी एहतसाब अदालत तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की ऐं बुशरा बीबी खे 14 साल सज़ा ऐं 10 साल नाहिल करार ॾिनो हो। ख्वाजा नवीद साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जस्टिस रिटायर्ड आहिनि, कंहिं तारफ़ मोहताज आहिनि। ख्वाजा साहब, आपसे पहले भी हमने बात की, लेकिन ये सब बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सोमोटो तो हो गया, कल ज़ाहिर है इसकी हेयरिंग है, तो क्या इसकी सर हुदूद क्या फ़कत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज होंगे, या आप समझ रहे हैं कि नहीं माजी में भी अब माजी की दरी को भी इस केस के नज़र से देखा जाएगा? ये है कि अभी तो जो ग्रीवेंस पेश किया है जी सर, जैसे क्रिमिनल केस में ना FIR में एक कंप्लेनेंट होता है जी सर, तो पहले वो कहता है कि एक अपनी कंप्लेंट लेके आता है, वो कहता है कि फलाने ने यूं मेरे सर पे धक मारा, फलाने ने पकड़ा, फलाने ने पकड़ा, तो उस वक्त तो एक ही कंप्लेंट होती है। बाद में अगर और लोग आके ज्वाइन कर जाएं, पता चले कि उसकी मासी भी आ गई, उसने कहा मुझे भी डंडा लगा था, फिर कोई खाला आ गई तो उसने कहा कि मैं भी सीखा था, तो वो फिर बढ़ता जाता है मसला। अभी ये 6 जजों का अपना ग्रीवेंस था, उन्होंने एक खत लिखा और फिलहाल तो अदालत के हाथ में सिर्फ यही चीज है। बाकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट है जी सर, क्योंकि सारे हाई कोर्टों के जज उनके मातहत हैं, उन सबको प्रोटेक्शन सप्लाई करना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ड्यूटी है, क्योंकि वो उनके मातहत हैं और उनके जेरे दस्त हैं।
तो अपने ज़ेरे दस्त का जो है ख्याल रखना, उसकी इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत, जो बॉस होता है, जो कमांडर होता है, उसकी ड्यूटी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे सारे जजों के कमांडर हैं जी सर। ये सारे उनकी फौज है जो अपनी अपने दायरा कार में बैठ के जस्टिस डिस्पेंस करती है, अपने अपने साइडीन के लिए इंसाफ करते हैं। और अब उन्होंने एक ग्रीवेंस पेश किया है, तो इनका ग्रीवेंस सुना जाना चाहिए। लेकिन ये चूंकि इस नौयत का पहला केस है, जो सबसे चीज आम है वो ये है कि सुबह प्रोसीडिंग स्टार्ट किस तरह से होगी ये देखना है, क्योंकि ये भी चीफ जस्टिस साहब खुद ही ये इन्वेंट करेंगे प्रोसीजर या ले डाउन करेंगे कि इस तरह के केस में स्टार्ट कैसे किया जाए। क्योंकि मेरा कहना यह है कि जज ऑफ द हाई कोर्ट, वो भी सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट, हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा मोतबर और मुकद्दस आदमी होता है। उसकी कंटेम्प्ट या उसके साथ बदतमीजी करने से आदमी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे आदमी की कंप्लेंट को नॉर्मल आदमी की कंप्लेंट की तरह ट्रीट करना मुनासिब नहीं है। इनकी कंप्लेंट जो है इट शुड बी ट्रीटेड ऑन सब डिफरेंट फुटिंग्स और इनको प्रिविलेज्ड पर्सन का वो देना चाहिए स्टेटस। अगरचे वो कहते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, मगर ये भी देखना चाहिए कि जज जब खुद फरियादी बन के आ जाए तो उस वक्त आईज ऑफ लॉ जो है ना खुल जानी चाहिए। तो ये सुबह प्रोसीजर क्या इख्तियार करते हैं फायद ईसा साहब, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल इसका मुख्तलिफ प्रोसीजर रखेंगे, क्योंकि आम आदमी के बयान में और जज ऑफ दी हाई कोर्ट के बयान की स्क्रूटनी में बड़ा फर्क है। हाई कोर्ट के जज की स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज के बयान को मनो अनतस्लीम करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की कोई मैला फाइडी नहीं होती, वो झूठ क्यों बोलेगा जी, हम उसको बिलीव करते हैं। हाई कोर्ट का जज जो बात कहता है मेरे हिसाब से वो गॉस्पेल ट्रुथ है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी सर ख्वाजा साहब जरा ये भी सर बताइएगा कि ये जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी है, उन्होंने पहले तो वो जो हुकूमत की बनाई हुई कमीशन की सरबराही की कबूल कर ली थी और फिर आज उन्होंने माजरत कर ली, तो आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा किया सर, वो बहुत इज्जतदार आदमी है। ये जिस तरह का कमीशन बना था, जिस तरह के उसमें मेंबर चैम्बर थे, तो तसद्दुक़ जिलानी साहब की इज्जत बहुत ज्यादा है। इस तरह के कमीशन के मेंबरों के साथ तो मखदूम अली खान ने इनकार कर दिया। आप देखें जी, वो तो हमारा लॉयर है जी, उसने कहा जी मैं इसमें नहीं आ सकता। मीन्स के वो जो क्या कह सकते हैं, मुझे अब सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा, यानी जो मेंबर्स का स्टैंडर्ड था मखदूम अली खान के स्टैंडर्ड से कम था, लिहाजा उसने उसको ज्वाइन करने से माजरत कर दी। उसने कहा जी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल करके पतली गली से निकल गया मखदूम। ख्वाजा साहब जरा इस पे भी आपका हम कमेंट लेंगे, क्या आप जरूर इस पे कमेंट करें कि आज ये जो तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मअतल हुई है। नहीं वो बड़ी बात नहीं है। असल में क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि फर्स्ट अपील जो है वो एज ए मैटर ऑफ राइट एडमिट होती है। उनकी अपील जब एक दफा एडमिट हो गई है तो ये रूटीन है कि अगर अपील एडमिट हो गई है तो सजा को सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि सारा जो मामला है दोबारा अंडर कंसिडरेशन आ गया है। तो जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कंसिडर करना है, हायर कोर्ट ने कंसिडर करना है, तो जब वो कंसिडर करना है तो उसको सस्पेंड करके रखता है। अगर वो समझेंगे कि अपील नहीं बनती, जब वो अपील डिसमिस करेंगे, ये सारी सजा मुल्ज़म को पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो सजा कम कर दे तो और बात है, हो सकता है कम ना करें तो फिर जितनी सजा हुई है वो सारी पूरी करनी पड़ती है अगर अपील डिसमिस हो जाए। तो लिहाजा अपील सस्पेंड करने से, सेंटेंस सस्पेंड करने से वो जो रिलीफ मिलती है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं हुई, वो आम रिलीफ है, हर एक को मिलती है। ख्वाजा साहब, आपको लग रहा था जब ये तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सज़ा और फिर 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया था, आपको उस वक्त लग रहा था कि ये केस बहुत कमज़ोर है और हाई कोर्ट में जाते ही ये केस? आपको याद होगा मैंने उस वक्त आपको तबसरा किया था जी, ये सेंटेंस मेंटेनेबल ही नहीं है। हालांकि ना मैंने एविडेंस पढ़ी है ना मैंने इसकी प्रोसीडिंग्स देखी है, लेकिन सिर्फ अखबारें पढ़ी हैं और टीवी सुना है। और मेरा जो 50 साल का फौजदारी वकालत का तजर्बा है
उसके तहत मैंने फौरन आपको जी सर। इंटरव्यू में टेलीफोन पे बता दिया था। जी जी दिस सेंटेंस इज नॉट मेंटेनेबल, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल, अगर आपके मुझे पास बिल्कुल याद है। पड़ी हो तो खोल के देखिएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, आपको क्यों लग रहा था कि ये केस जो है मेंटेनेबल नहीं है? कहाँ कहाँ लूप्स आपको नजर आ रहे थे? सेंटेंस अब मेंटेनेबल नहीं है सर। बात ये होती है, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी इसी तरह कहते हैं कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। जी। तो जिस तरह तेजी से फैसले हो रहे हैं, तो इसी तरह इंसाफ दफन हो रहा है। तो आपको इसलिए लग रहा था कि इस केस में भी सही बात देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये काम ठीक ना है। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि इस केस, क्योंकि अब तो ये केस खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, और कुछ टाइम पहले भी यासीन आजाद साहब का भी ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होगा। आपको याद है, मैंने बता दिया था कि इस पर रिलीफ 100% मिलेगा। जी जी जी। लेकिन सर इसको फिर उन्होंने कहा है कि हम दोबारा इसकी नजरसानी अपील में जाएंगे सर, मैरिज के ऊपर। जी जी, नजरसानी अपील में सर हुकूमत जाएगी इसमें। जी जी। तो आपको लगता है कि नजरसानी अपील के बाद भी इस केस में कुछ जान रहेगी या कोई और? डिपेंड करता है कि आपको क्या ग्राउंड्स लेकर आते हैं आगे। पहली ग्राउंड तो यही होगी कि मैला फाइड है, उसके बाद फिर इसकी प्रेसिडेंट्स देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि व्हाट ऑफेंस इज मेड आउट, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि आया जो सेंटेंस है इज इट इक्वल टू वेट ऑफ एविडेंस इन द केस, या सेंटेंस इज मच हायर देन द वेट ऑफ एविडेंस। ये सारी चीजें जज ज़ाब्ते तोलते हैं, और नाप तोल का अशारी निज़ाम है, बिल्कुल सही फैसला होगा। ठीक है ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें मियाँ ताहिर साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मियाँ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी जी जनाब। मियाँ साहब, क्या इनसाइड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले पे? अब चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो ले लिया, जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इनकार कर दिया, अब हुकूमत क्या सोच रही है सर? हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, ये मामला हुकूमत का था नहीं, ये बेसिकली जजेस का ही मामला था। और जो पैगाम भेजा था जस्टिस फाइज ईसा ने प्राइम मिनिस्टर को, और उनको वो कहा था कि आप मुलाकात करें, तो उसका मकसद यही था कि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट का, यानी कि थ्रू गवर्नमेंट, जी, क्योंकि वो जो एजेंसीज हैं वो तो किसी भी जो अदारा है, जो दूसरा अदारा, उसके साथ थ्रू गवर्नमेंट ही डील करती है ना, डायरेक्ट तो ना उनसे कोई करता ना वो किसी से करते हैं, लीगली। तो वो चाह रहे थे कि लीगली हम इनके जरिए पता कर लें कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हम चाहते हैं कि इंक्वायरीज एक्ट के तहत इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल करवाएं फिर आप। अब जब वो हुआ है तो उस पर जाहिर है कि एक प्रेशर आया है सुप्रीम कोर्ट पे और फाइज ईसा पे। जस्टिस फाइज ईसा के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि उनको जो उनका जो इमेज है उनको उसको बरकरार रखना पड़ता है। अच्छा, बाज़ औक़ात आपके पास गुंजाइश नहीं होती, आपका इमेज इस तरह का बन चुका होता है कि आप उसमें ज्यादा लचक नहीं दिखा सकते, ज्यादा खेल नहीं सकते जी, आप ज्यादा अपने मामलात को अपने हिसाब से डील नहीं कर सकते। फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपसे उम्मीद की जा रही होती है। तो चूंकि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और जो उनका जिस तरह का स्टैंस रहा है माजी में, तो वो ये है कि वो प्रो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेसी है, वो लॉ के आदमी है, वो लॉ की जो सुप्रीमेसी है उसको वो उसके बंदे हैं। तो इसलिए उनको जब वास्ते दिए जाते हैं और वास्ते देने शुरू कर देते हैं लोग कि देखें अगर आपने नहीं करना, अगर इन्होंने नहीं करना तो फिर ये क्या कह रहे थे माजी में और क्या कर रहे थे, फिर इनकी जो ईमानदारी है और इनकी जो कानून से के साथ जो इनकी जो वाबस्तगी ये कहा करते थे वो कहाँ गए। तो फिर ये उस सारे प्रेशर में वो आ गए और उन्होंने अब सो मोटो ले लिया है। तो क्या होगा, मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन इनके लिए शायद ज्यादा बेहतर होता, मेरे जाती ख्याल में जी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो सो मोटो है, इसमें देखें जजेस को साबित करना पड़ेगा, अपने वकील लाना पड़ेंगे, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ये साबित नहीं हो सकता, माजी में भी नहीं हुआ। आपको पता होगा कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी है, शौकत सिद्दीकी साहब जस्टिस जो है, उनका केस भी मेरिट पे नहीं हुआ, टेक्निकल बुनियादों पे उनके हक में हुआ है। यानी कि वो साबित नहीं कर सके कि उन्हें जनरल फैज हमीद ने प्रेशराइज किया था, उनके पास आए थे,
उनको ये कहा था, साबित नहीं हो सका। जी। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई और इसकी इंक्वायरी किए बगैर उनको फारिग कर दिया गया। तो ये टेक्निकल बुनियादों पे तो इंसाफ उनको मिल गया, तो इनके पास क्या गुंजाइश है टेक्निकल बुनियादों पे? इनके पास तो कोई भी नहीं है। तो फिर चले सर, अब तो ये मामला अब सर चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में है और कल पता चलेगा कि किस नौबत का ये उसकी पहली हेयरिंग में पता चल जाएगा कि वो किस तरह से इसको टैकल करें। लेकिन मियां साहब, क्या इसको इत्तेफाक समझा जाए? आज जो तोशाखाना केस में एक तरफ चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में रिलीफ मिल गया, ना सिर्फ रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई चेयरमैन और उसकी बीवी बुशरा बीबी को। देखें जी, कुछ लोग तो इसको अप्रैल फूल कह रहे हैं, लेकिन खैर हैविंग सेड दिस, ये एक लाइटर साइड पे की बात, लेकिन ये है कि ये सीरियस बात है जी, क्योंकि जब ये केस यहाँ तक पहुंचा हमें इसकी बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। जब इसका जो केस ट्रायल हो रहा था तो ट्रायल कोर्ट ने जो रात 2-2 बजे तक हियरिंग की, क्यों की, किसके कहने पे की, उसके पीछे क्या मकासद थे? क्या अदालतें इसी तरह काम करती हैं? ऐसा काम नहीं करती। अदालतों का यह तरीकाकार नहीं होता है। जिस तरह से जिरा की गई, जिस तरह से उनका जो हक दफा वो खत्म किया गया, और कई दफा मतलब ठीक है वो डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी सजा देना और रात दिन एक करके सजा देना, मैं तो समझता हूँ कि सारी प्लानिंग तो उस वक्त हो चुकी होगी जो अब सामने आ रही है। अब ये जो केस फारग हुआ है जी, इसमें मुअत्तल सजा वैसे मुअत्तल हुई है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जी जी, जो सजा मुअत्तल हुई है उसके पीछे भी एक टेक्निकल रीजन है, जो मैं पहले आपको बता रहा था, टेक्निकल रीजन की बिना पे कि ये रात दिन एक करके कैसे ये केस खुद सुना जा सकता है। तो उसमें न्याय वालों ने कह दिया कि आप ठीक कह रहे हैं जज साहब, तो फैसला जो है वो मुअत्तल हो गया। अब इसमें अगर कोई प्लानिंग है तो वो पीछे पहले से हो चुकी थी, ये अब नहीं हुई। या ये है कि उसमें जानबूझ के लकूनाज रखे जाते हैं ताकि किसी वक्त अगर किसी को रियायत देनी पड़े तो वो दे दी जाए। मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अभी नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हुआ है ये वाकईतन हैरान कर देने वाला है। लेकिन ये कि कितना हैरान करेगा और ये सीरीज चलेगी, ये अभी देखते हैं मामला क्या। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब। ख्वाजा नवीद साहब, सर बिल्कुल लास्ट में बताइएगा कि जैसे आज ये फैसला आया है तोशाखाना के हवाले से, क्या ईद से पहले कुछ और भी इस तरह के फैसले आने के इम्कान हैं सर? बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना वेल बिगिनिंग हाफ डन जी, अंग्रेजी का मुहावरा है जी सर। अगर इब्तिदा अच्छी हो गई है तो इसका मतलब है कि बाकी आधा भी मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आप मियां ताहिर साहब और यासीन आज़ाद साहब वटन मौजूद में वहाँ बड़ी मेहरबानी नाज़रीन तफ़सीली तौर ते बिन अहम केसनि जे हवाले सां असांजे बिन अहम लॉ नोइंग ऐं सीनियर सहाफ़ी तर्जिया ॿुधा। सुभाणे छा थो थिए इहो त ख़बर सुभाणे ई पवंदी। हिते प्रोग्राम वक़्त में पुॼाणी थो पए। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।